वेलकम टू अन अकेडमी। माय नेम इज़ सोहेल तुर्की। स्वागत है आप सबका इस बहुत बड़े एक प्लेटफॉर्म पे। और बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोगों के साथ मिलने का मुझे मौका मिला। थैंक यू अन अकेडमी के लिए यहाँ पे बुलाने के लिए। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग इंटायरली हिस्ट्री की और देखेंगे कि किस तरीके से यूपीएससी के एग्ज़ाम में हम लोगों को हिस्ट्री को कैसे लेना चाहिए। जी हाँ, सही सुना आपने। और हम जब बात करते हैं हिस्ट्री की तो लॉजिक बात करना बहुत ज़रूरी है। बट बिफोर स्टार्ट करने से पहले आप जानना चाहेंगे कि कौन हैं सोहेल सर और कहाँ से आए हैं और अचानक आज किस तरीके से हमारी मुलाकात हो रही है। सो बिफोर कि हम लोग एक स्ट्रेटजीज़ बताएं किस तरीके से पढ़ना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक बच्चे के साथ इंटरेक्ट करना, कि एक टीचर को जानना उसके पास क्या पोटेंशियल है, उसने कहाँ पे पढ़ाया है, एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपका समय लूँगा और फिर हम लोग इस वीडियो को कैरी ऑन करेंगे और देखेंगे कि हिस्ट्री को किस तरीके से ईजी वे में जो है कंप्लीट किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में आपको जो मैं सोर्सेज बताऊंगा, एथेंटिक सोर्सेज बताऊंगा और कैसे हम लोग कम समय में अपनी इस बुक को कंप्लीट कर सकते हैं। बिफोर आई स्टार्ट, लेट मी इंट्रोड्यूस माय कंप्लीट नेम इज़ सोहेल तुर्की। और यूपीएससी मैं लास्ट 6 ईयर से बहुत ऑनलाइन एंड ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ। और इंशाल्लाह सून एक बुक भी मेरे जो है पब्लिश होने वाली है रिगार्डिंग मैंने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ऊपर लिखी हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेरा पूरा करियर रहा है, आई हैव डन दिस एमफिल इन साइकोलॉजी, मास्टर इन सोशोलॉजी, मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस, मास्टर इन एजुकेशन, मास्टर इन हिस्ट्री। सो ये मेरा एकेडमिक है। लेकिन जब हम यूपीएससी की बात करते हैं तो मोस्टली बच्चा ये पूछता है कि क्या आपका परफॉर्मेंस रहा, आपने कैसे यूपीएससी को देखा, आप कितने क्लोज यूपीएससी के साथ रहे हैं। तो अभी तक जब मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, जब मैं खुद इसके लिए तैयार हो रहा था तो मेंस में जब मैंने खुद एनालाइज़ किया कि क्या चीज़ें मुझसे नहीं हो पाई जो मुझे करनी चाहिए थी। एक टीचर जो है वो हमेशा बच्चे को क्या दे सकता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आजकल हमारे पास कंटेंट है, हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन टीचर आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है और जो गलतियाँ हमसे हुई हैं वो आपसे ना हो। सो बेसिकली अब इस पूरी इंटायरली प्रोसेस में मैं आपको जो पढ़ाने जाऊंगा वो हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और पूरा कंप्लीट देखिएगा। और देखने के बाद ज़रूर आपके मन में एक बहुत अच्छी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि वाकई में हम हिस्ट्री को जितना डिफ़िकल्ट समझते हैं उतनी है नहीं, अगर उसको सही सिस्टमैटिक वे से हम लेके चलें। सिस्टमैटिक जब मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि थ्रू आउट द डे आप पढ़ रहे हैं। सिस्टमैटिक इन द सेंस कि आप लिंक कैसे कर रहे हैं, एनालिटिकल अप्रोच कैसे जगा रहे हैं। सबसे पहली बात जब हम करते हैं तो हम बात करते हैं कि किस तरीके की एनालिटिकल अप्रोच को आजकल यूपीएससी डिमांड कर रहा है और हिस्ट्री में क्या डिमांड है। जब मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ तो यूपीएससी के लिए अगर हम 2022 के लिए जा रहे हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर 2023 के लिए भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चों का होता है कि सर हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे हम हिस्ट्री को तैयार करते हैं। बहुत मन में सवाल आते होंगे। लेकिन जब मैं हिस्ट्री को, जहाँ तक मैं समझ पाया इस 6-7 साल में पढ़ाने के बाद, तो मैं हिस्ट्री को एक लॉजिक सब्जेक्ट समझता हूँ। अब जब हम वर्ड लॉजिक लगाते हैं तो इसमें एक अलग सी चीज़ आती है, क्योंकि ये वो वर्ड है जो हम ज़्यादातर उन बुक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनसे हमें एक चीज़ साइंटिफिकली प्रूव कर दिया जाए। अब आप कहेंगे कि सर रिसेंटली जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन में काफ़ी सारी चीज़ें मिली, तो उससे आपको क्या पता चलता है सर? रिसेंटली हमने एक फेस्टिवल मनाया, उससे क्या लॉजिक निकलता है सर? जी हाँ, अगर आपको याद होगा जब हम वो लॉजिक यूज़ करते हैं तो लॉजिक इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ जो है दैट इज़ कल्चर। जब आप आईएएस ऑफिसर बन भी जाएंगे तो आपको एक कल्चर के साथ रहना पड़ेगा। कल्चर की जब मैं बात करता हूँ, इट इज़ क्लियरली मेंशन इन द फर्स्ट ईयर बुक। सोशोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ। ईबी टेलर जो थे वो बहुत ही बड़े सोशोलॉजिस्ट रहे। उन्होंने कहा था कि कल्चर इज़ अ वे ऑफ लाइफ विच इंक्लूड मॉरल बिलीफ, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। एक इंसान कभी भी अपने कल्चर के बिना नहीं रह सकता। बहुत सारे बच्चे मुझसे कभी सवाल करते हैं कि सर डू यू नो, मुझे एक सवाल है सर मन में कि आईएएस ऑफिसर बनने के लिए हिस्ट्री को क्यों पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि हम उसके बदले कुछ साइंटिफिक नॉलेज हासिल कर सकते थे। बट जब तक आप अपनी पास्ट को नहीं जान पाएंगे तो अपने सोशल इश्यूज को कभी भी खत्म नहीं कर पाएंगे। राइट नाउ अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो बुक आती है GS1 की, जिसको हम इंडियन सोसाइटी कहते हैं, और जब इंडियन सोसाइटी की बात की जाती है तो क्या आपको लगता है कि जो इंडियन सोसाइटी पार्ट हमारा है, देख लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, इस बार तो यूपीएससी मेंस से काफ़ी सारे सवाल यहाँ से पूछे गए थे। जब हम इंडियन सोसाइटी, डू यू नो दैट देयर इज़ अ क्लोज लिंक ऑफ इंडियन सोसाइटी विद द हिस्ट्री, बिकॉज हिस्ट्री को आप इंडियन सोसाइटी को तब तक नहीं समझ पाएंगे
और बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर जो अभी प्रॉब्लम्स है लाइक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, उसके बाद विमेन एम्पावरमेंट, उसके बाद हमारे जो सोशल इश्यूज जो ग्राउंड लेवल पे हो रहे हैं, दैट्स अ पार्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटी। बट तब तक अंडरस्टैंड नहीं होगा जब तक आपने हिस्ट्री को अंडरस्टैंड नहीं किया होगा। आज मैं उसी पे बात करने जा रहा हूँ एंड आई होप इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप लोगों को एक बात क्लियर हो जाएगी। जितना ये डिफ़िकल्ट बना दिया गया है या आप लोगों को लगता है उतना है नहीं, बड़ा सिंपल सा है। और उम्मीद करूँगा कि जब हम लॉन्ग रन के लिए जाएंगे तो और बहुत चीज़ें ईजी हो जाएंगी। सो जब मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ तो हिस्ट्री में हमारे पास कितने पार्ट हैं? दैट इज़ द फर्स्ट इज़ एंशंट, द सेकेंड पार्ट इज़ मिडाइवल एंड द थर्ड पार्ट इज़ मॉडर्न एंड द लास्ट पार्ट इज़ द वर्ल्ड हिस्ट्री। अब क्या कर रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम, जब मैंने भी देखा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, वी कवर दिस पार्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बिकॉज वी नो दैट द वेटेज इज मच। यहाँ पे वेटेज बहुत ज़्यादा है। अब इस बार अगर आप देखेंगे तो 2020 के एग्ज़ाम को ही लेके चलते हैं हम लोग, क्योंकि इस बार थोड़ा सा एग्ज़ाम अप डाउन की तरह चले क्योंकि ड्यू टू कोविड-19। मगर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस बार सबसे ज़्यादा सवाल यूपीएससी ने जो पूछे थे वो एंशिएंट हिस्ट्री से आए एंड आर्ट एंड कल्चर से। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से सवाल कम पूछे गए। बट हम ये नहीं कर सकते कि अगले साल क्या होगा सर, नोबडी नोज, क्योंकि ये यूपीएससी का पैटर्न है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बेटर होगा, अच्छा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी पड़ेगी, किसी भी बुक को पढ़ने के लिए आपको पहले ये सवाल करना चाहिए, व्हाई, मुझे हिस्ट्री क्यों पढ़नी है एंड इसकी ज़रूरत क्यों है और इससे क्या फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप बेस्ट वे में पढ़ेंगे तो ट्रस्ट मी, इधर इट इज़ पॉलिटी, इधर इट इज़ इकोनॉमी, आर जियो प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट हिस्ट्री, जो चीज़ें भी हैं वो हिस्ट्री से ही स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि जब तक आप हिस्ट्री में ये नहीं पता करेंगे कि डिप्रेशन पीरियड ऑफ 1900, आपको याद होगा जब हम डिप्रेशन पीरियड की बात करते हैं 1929, लेट मी गिव यू द एग्जाम्पल बिकॉज उससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी और एनालिटिकल अप्रोच में पढ़ने का मौका बहुत अच्छे से मिलेगा। इफ़ आई टॉक अबाउट द 1920, ये पीरियड इंडिया की हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आप इसको ज़रा कैसे लेंगे, दैट इज़ द वाई। अब ये जो वाई आएगा ना, वाई तो हमेशा आपको याद होगा, इट इज़ क्लियरली मेंशन इन द क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1, हाउ, व्हेन, वेयर एंड वाई। वहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की, आपको जब बार बार बोला जाता है वाई एनसीईआरटीज आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज एनसीईआरटी जो सबसे ज़्यादा चीज़ हमें जगाती है दैट इज़ हमेशा हर एक क्वेश्चन के बाद, हर एक पार्ट के बाद आप बोलते हैं वाई। So, like in 1920, what Gandhi did, that they started a non-cooperation movement. यहाँ पे non-cooperation movement start होगी। Why I'm saying about this? Because हर साल आप देखेंगे तो यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन निकालने की कोशिश की है। So, non-cooperation movement started in 1920. Everybody knows, हर किसी को पता है। लेकिन एक सवाल यूपीएससी हमेशा पूछता है, वाई गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ दिस मूवमेंट। गांधी जी ने विड्रॉ क्यों कर दी? इट इज़ क्लियरली मेंशन इन द क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2। अगर आप सीबीएसई की बुक यूज कर रहे हैं तो क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3। इफ यू आर यूजिंग द क्लास एनसीईआरटी पर्टिकुलरली जिसमें लिखा रहता है तो उसमें आपको ये चैप्टर नंबर 2 इन एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2, द चैप्टर नेम इज नेशनलिज्म इन इंडिया। इन द नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर नंबर 2 में पेज नंबर 1 पे आपको मिलेगा, पता चलेगा कि वो गांधी के बारे में बता रहा है। एंड देन सडनली उसी पेज के लास्ट स्टेंजा पे आपको पता चलेगा दैट इन 1919 द रोलैक एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिशर्स। और गांधी जी को ये लगता है कि अगर रोलैक एक्ट पास हुआ तो खतरा और बढ़ जाएगा, और उसके बाद गांधी जी डिसाइडेड कि खिलाफत के साथ चलते हैं, विच इज़ क्लियरली मेंशन इन द क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2। फिर गांधी जी कहते हैं कि विड्रॉ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए चलते हैं। एंड सडनली कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, हमें खिलाफत के साथ मर्ज नहीं करना चाहिए, हम अलग जाएंगे। इन 1920 जब गांधी जी ये शुरू करते हैं, अचानक से 1922 में गांधी जी जो है इसको विड्रॉ कर देते हैं। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपोज कर दिया। एंड द फर्स्ट नेम, अगर इट इज क्लियरली मेंशन इन सेम, मैं बार बार क्यों एनसीईआरटी कोड कर रहा हूँ, बिकॉज द मोस्ट अथेंटिक सोर्स जहाँ से हम अपनी नॉलेज को, क्योंकि इट्स अ लॉजिक वर्ड यूज़ किया ना सर, लॉजिक है तो कैसे है, तो हमारे पास सोर्सेज हैं। सो सोर्सेज को यूटिलाइज कैसे किया जाएगा। जब भी टीचर पढ़ाए तो सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि हिस्ट्री में इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा दी जाती है, इट्स नोन एज हिस्टोग्राफी। मेरे लिए हिस्ट्री कुछ और हो सकती है, आपके लिए कुछ और। लेकिन जब हम यूपीएससी की बात करते हैं तो व्हाट यूपीएससी डिमांड, यूपीएससी की डिमांड को पूरा करना है। और यूपीएससी की डिमांड मैं क्लियरली बता दूं, अगर कोई पूरा कर सकता है, द बेस्ट सोर्स इज नन अदर देन दैट इज एनसीईआरटी। बट ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी आपका पूरा कंप्लीट कर देगी। विद एनसीईआरटी आपको एनालिटिकल अप्रोच करनी पड़ेगी, वो भी इसी पॉइंट में बता दूंगा कि किस तरीके से हम एनालिटिकल अप्रोच को कंप्लीट करते हैं। यहीं पे आपको याद है कि कुछ एक पार्टी क्रिएट कर देगी, दैट पार्टी इज नोन एज स्वराजिस्ट पार्टी। अब देखिए, मैं पूरी भूख तो नहीं बता रहा हूँ, बट सवाल मेरे मन में है, वाई
ये वो वाई है जो ये सारी चीज़ें लिंक करवा रहा है मुझे। अगर मैं इस वर्ड को निकाल दूं, मैं सिर्फ इतना कहूँ 1920 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट सर, यू नो वाई, ऐसा लाइक वाई बिकॉज सर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अगर ये वाला पॉइंट निकाल दें तो क्या आपको लगता है ये सारी चीज़ें दिमाग में आएंगी? नो। सो इट वॉज बिकॉज ऑफ दिस विड्रॉ मूवमेंट दैट द न्यू पार्टी केम. That party is known as the Swarajist Party, made by the two person called C.R. Das and मोतीलाल नेहरू, जो यूपीएससी बहुत बार पूछ चुका है. अब यहाँ पे जब हमें पता चलता है, जब ये लोग आते हैं तो यहाँ पे भी वाई आएगा. अब वाई, तो अब वाई के सवाल यहाँ पे देना. अब यूपीएससी अक्सर ऐसे ही पूछता है एनालिटिकल अप्रोच में. अगर वो ना होते तो क्या याद है आपको इन 2018 यूपीएससी क्या पूछा था? अगर गांधी ना होते तो क्या भारत आजाद होता? तो सब बोलते हैं कि गांधी तो थे, लेकिन यूपीएससी ने बोला समझो कि नहीं है, इमेजिनेशन काइंड ऑफ थिंग. सो बच्चे जब उस दिन एग्जाम से निकले तो उन्होंने मुझे कहा सर कैसे पॉसिबल है ये? तो मैंने उनको एक बात बताई थी, यस इट वॉज पॉसिबल, बिकॉज हम सब जानते हैं कि हमें बचपन से ये बताया गया है कि इंडिया को जो इंडिपेंडेंस मिली वो गांधी जी ने दी. इस बार यूपीएससी ने ये चाहा कि आप लोगों से ये भी पता चले कि जो गांधी से पहले लोग थे तो क्या उनकी इंपॉर्टेंस नहीं थी? तो उस सवाल में जो जवाब लिखना चाहिए था वो हमें कहाँ ले जाता? वो ले जाता हमें 1857. क्या आप भूल गए थे कि 1857 में बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, विमेंस ने पार्टिसिपेट किया? क्या आप भूल गए कि पीजेंट मूवमेंट्स हुई थी, ट्राइबल मूवमेंट? डू रिमेंबर क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 ट्राइबल एंड डिक्यूज, याद करिएगा आप अपनी बुक में. उसमें एक बहुत ही बड़े ट्राइबल मूवमेंट में जब उनका लीडर का नाम आता है बिरसा मुंडा. यूपीएससी इस बार के एग्जाम में एमसीक्यू डाला था, उनके बारे में हमेशा पूछा जाता है. और अभी भी अगर आप देखेंगे तो एक सोशल इशू है ट्राइबल मूवमेंट के बारे में. रिसेंटली आपको याद होगा इन 2020 दिसंबर की न्यूज़ थी क्रीमी लेयर के बारे में. आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा. तो उसमें रिजर्वेशन का एक इशू आया था रिगार्डिंग द आईएएस ऑफिसर एंड ऑल दैट. तो हमें वो भी पूछा जाता है. तो आप कैसे चीज़ों को क्रिएट करते हैं? ट्राइबल मूवमेंट में सवाल आप देखेंगे तो इंडियन सोसाइटी का यूपीएससी का सिलेबस निकालेंगे तो वहाँ पे क्या सवाल पूछा जाता है? तो पूछा जाता है कि ट्राइबल्स के लिए आज इंडिया की गवर्नमेंट क्या कर रही है, विमेंस के लिए क्या नया किया गया. बिकॉज यूपीएससी को अगर आप देखेंगे तो आपको अपडेट करना पड़ेगा. आपको लगता होगा ना कि सर आप क्या नया देंगे, ये तो चीज़ें ऑलरेडी वहाँ पे पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, मैं पढ़ लूँगा. आई नो दैट. नॉन कॉपरेशन भी हमें बहुत जगह मिल जाएगा. सवाल मेरे मन में फिर से वही आएगा, वाई सर? अब देखिए यहाँ पे आपने कभी भी अपने आप से नहीं पूछा होगा क्यों इन्होंने पार्टी बनाई, जबकि मोतीलाल नेहरू और गांधी एक थे, कभी दूर नहीं रहे और हमेशा एक दूसरे को पूछ के चलते थे. अब यूपीएससी अगर कल ये पूछते ऐसा क्या हुआ कि मोतीलाल नेहरू को लगा कि गांधी के बिना मैं एक पार्टी क्रिएट करूंगा? यस, इन्होंने एक चीज बोली थी विच इज क्लियरली मेंशन इन द बुक ऑफ कॉल्ड गैजेट ऑफ इंडिया. आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये टीचर की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब मैं कोट कर रहा हूँ बुक को, उसके पीछे का रीज़न ये है कि जब आप पढ़ा रहे हैं तो एटलीस्ट सर आपको सोर्सेज भी पता होने चाहिए. क्योंकि कभी कभी बच्चा जो है वो खुद भी चेक करने की कोशिश करता है और अच्छा भी है, क्योंकि हो सकता है कि मेरे एरर से आपकी जो है एग्जाम की प्रिपरेशन में फ़र्क ना पड़े, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ, कभी कभी हो जाता है. बट गैजेट ऑफ इंडिया में क्लियरली मेंशन है कि मोतीलाल नेहरू और गांधी एक थे, लेकिन व्हाट ही सेड लाइक इफ़ यू वांट टू ब्रिंग अ चेंज इन द सिस्टम यू नीड टू बी इन द सिस्टम. तो गांधी जी क्योंकि उस समय सिस्टम में नहीं आया, याद करिएगा इन 1920 व्हाट वाज द डिमांड ऑफ द गांधी? दैट बायकॉट स्कूल, बायकॉट इलेक्शन, बायकॉट एवरीथिंग. इट इज क्लियरली मेंशन इन द क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बायकॉट कर दो. लेकिन मोतीलाल नेहरू ने ये कहा कि अगर हम बायकॉट करेंगे बाबा, सो हम कन्विंस कैसे करेंगे? हम ब्रिटिश लोगों को के साथ अगर जुड़ेंगे नहीं तो बात नहीं करेंगे. इवन इट इज़ ट्रू. अगर आप देखेंगे आज जब हम पीस प्रोसेस की बात करते हैं, करेंट अफेयर्स की बात कर रहा हूँ, चाइना के साथ हमारे बहुत सारे इश्यूज हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम ये कहा जाता है कि हमें ब्लॉक कर लेना चाहिए, जो हमने किया अभी. लेकिन फिर सवाल मन में यही आता है कि अभी रिसेंटली उनसे बात चल रही है कि नहीं, हमें डायलॉग के थ्रू ही चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई वे नहीं है. क्योंकि अगर दूसरी चीज़ के लिए जाएंगे तो शायद वो पॉसिबल नहीं होगा. यू गॉट माई पॉइंट. इसीलिए ये सवाल इनका सही था, जेन्युइन था कि मोतीलाल नेहरू साइड. अब यूपीएससी आपको बोलेगा डू यू एग्री. अब ये आजकल यूपीएससी के बहुत ही कीवर्ड बन गया, आपसे पूछने की कोशिश करता है आप बताएं कि क्या मोतीलाल नेहरू का वो स्टेप जो था वो सही था? क्या उसकी वजह से हम लोगों को इंडिपेंडेंस लेट मिली? अब बच्चा बाहर निकलेगा, बोले यार मैंने तो थोड़ा सा पढ़ा. इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ एनालिटिकल अप्रोच. और इसके बाद जब ये पार्टी बन जाती है, गांधी ने 1924 को याद होगा जब गांधी जी रिलीज हो जाते हैं. इट्स क्लियरली मेंशन इन द क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2. इवन इट इज क्लियरली मेंशन इन द स्पेक्ट्रम बुक ऑफ इफ यू हैव ओल्ड स्पेक्ट्रम इन द 2008 एडिशन में. अगर आप देखेंगे चैप्टर नंबर 7 पे आपको मिल जाएगा. अगर एडिशन के हिसाब से चलते हैं, वहाँ पे क्लियरली मेंशन लिखा हुआ है. गांधी जब वापस आते हैं और कहते हैं कि इट्स ओके, आप काम करें अपना,
गांधी के कुछ ग्रीवेंसेस थे, लेकिन बाद में बोला इट्स ओके। एक जब आप गांधी जी को याद करिएगा, 1924 गांधी बिकेम द फर्स्ट टाइम द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। आई होप आपको ये पता होगा, यूपीएससी ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है। फिर गांधी ने कहा चलो आप लोग अलग हम करें, लेकिन याद रखिएगा कि प्रॉब्लम सेम ही है, हम भी लड़ रहे हैं। और गांधी ने चरखा वगैरह के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, और ये लोग कुछ समय के बाद CR दास की जो है डेथ हो जाती है, और फिर मोतीलाल नेहरू अकेले हो जाते हैं, फिर गांधी के साथ वापस जुड़ जाते हैं। अब ये सवाल फिर आ जाएगा, वाई स्वराजिस्ट पार्टी ये क्यों डिक्लाइन हो गई सर? तो रीज़न वॉज सिंपल, बिकॉज उनको लगा था कि हम लोग कुछ कर लेंगे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ इंक्वायरीज बिठाई, कुछ किया नहीं। सो हम जब यूपीएससी में इस तरीके से क्रॉनिकल ऑर्डर में पढ़ने की कोशिश करते हैं, अब देखिएगा इसी चीज़ को मैं कैसे सिंपल वे में याद रख सकता हूँ। अब बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि सर डेट्स याद नहीं रहती। सो अगर हम देखें 1920 इट स्टार्टेड विद द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिंपल। In 1921 what happened? In 1921 both Gandhi and with Gandhi कौन साथ में थे? Yes of course, अली ब्रदर्स। और गांधी जी ने क्या डिसाइड किया? लेट्स गो अहेड, हमें आगे बढ़ना चाहिए। एंड हम लोग आगे जाके देखते हैं, हम लोगों से मिलते हैं और उनको बताते हैं व्हाट इज स्वराज, क्योंकि उस समय स्वराज की बात हो रही थी। अब आपको सवाल मन में ये आ रहा होगा ये स्वराज गांधी जी को किसने बताया? तो आप थोड़ा सा पीछे चले जाइए, तो आपको पता चलेगा कि स्वराज कहीं पे INC का 1885 का फॉर्मेशन जब होता है, उसमें जब आगे बढ़ेंगे तो 1905 में जब आपको याद है कि लॉर्ड कर्जन का समय था, तो उस समय स्वराज की डिमांड की गई। बहुत बार ये सवाल भी आ गया कि अब स्वराज कौन मांग रहा था? गांधी मांग रहे थे, लेकिन गांधी ने अपनी बुक में एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में लिखते हैं कि मैं कुछ नया देने नहीं आया हूँ। 1915 जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए तो उन्होंने क्या कहा था कि मैं कुछ नया नहीं दे सकता, मैं वही करूंगा जो हुआ है, लेकिन उसको एक बेटर वे में। और वर्ड का क्या नाम था? गांधीइज्म। तो गांधी ने कहा था मैं कॉपी नहीं करूंगा किसी को, मेरा अपना एक थॉट प्रोसेस होगा। इवन बाद में हमें पता चलता है कि गांधी जी को, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि गांधी की कुछ चीज़ें लेनिन से भी मिलती हैं। गांधी जी ने टॉल्स्टॉय को भी पढ़ा था, गांधी प्लेटो को भी पढ़ते थे, इवन कार्ल मार्क्स से भी कुछ चीज़ें देखी गई। तो वो क्योंकि बाद में आप जब पढ़ेंगे आगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि गांधी को आप एज ए लीडर नहीं देख सकते, खाली एज ए इकोनॉमिस्ट भी देखना पड़ेगा, एज ए सोशल रिफॉर्मर भी देखना पड़ेगा। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी अलग अलग चीज़ें की हैं। हमारा क्या है कि हम उनको पर्टिकुलर एक ही चीज़ें आज़ादी दी है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एज ए सोशल वर्कर क्या काम किया, याद करिएगा 1932 बहुत बड़ा काम किया जब उन्होंने लोगों को एक कर दिया। सो इस चीज़ को अगर हम देखें, इन व्हाट हैपेंड इन 1923, देन सिंपली कॉल्ड एज स्वराजिस्ट पार्टी बन गई सर। अब यहाँ पे स्वराजिस्ट पार्टी के बाद इन 1924 द फर्स्ट टाइम गांधी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। अब यहाँ पे अब मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ ट्राई टू मेक अ माइंड मैप, ट्राई टू मेक अ माइंड मैप एज मच एज यू कैन, बिकॉज दिस माइंड मैप विल हेल्प यू इन द मेंस आंसर राइटिंग, क्योंकि ये चीज़ें कभी भूलेंगे नहीं। ये एक क्रॉनिकल ऑर्डर है, और हिस्ट्री इज ऑल अबाउट ए क्रॉनिकल सिस्टम। अब क्रॉनिकल में नहीं पढ़ रहे हैं आप, पहले 1924 पढ़ रहे हैं और फिर बाद में 1920, तो वो नहीं हो पाएगा। व्हाट हैपेंड इन 1925, यहाँ पे बात आएगी और इसको मैं एनालिटिकल करवाऊंगा। इन 1925 फर्स्ट टाइम आपको पता है कि सरोजिनी नायडू बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ INC। अब यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की जरा बात करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द वुमेन एम्पावरमेंट की आज बहुत बात की जाती है, तो यहाँ से वो कोई स्टार्टिंग पॉइंट हुआ है। व्हाट हैपेंड इन 1926, आपको याद है कि साइमन कमीशन की बात भी आएगी। 1926 to 27 की बात करेंगे तो 1926 पीछे में अगर आपको याद करना पड़ेगा तो आपको यूरोप जाना पड़ेगा। अब यूपीएससी आजकल क्या कर रहा है कि वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ मैच कर रहा है। नाउ कीप इन माइंड, ये 1923 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट बिकॉज कि इंडिया में स्वराजिस्ट पार्टी बनी इन 1923 to 1921 एंड 1920। ये अब यूपीएससी क्या करेगा, इसको थोड़ा सा और एनालिटिकल करने की कोशिश करेगा। ये तीनों जो आप एरा देख रहे हैं, दिस इज रिलेटेड टू द रशियन रेवोल्यूशन। यस ऑफ कोर्स, व्हाई सर इट इज रिलेटेड टू रशियन रेवोल्यूशन? थोड़ा पीछे चले जाएं, इट इज क्लियरली मेंशन इन द क्लास 9th NCERT चैप्टर नंबर 2, सोशलिज्म इन रशिया। अगर इस बुक को आप पढ़ेंगे क्लास 9 की NCERT जो मैं ऊपर लिख रहा हूं, अब देखिए ये डेट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, ये डेट आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री से भी रिलेटेड है। अब इसको कहा जाता है एनालिटिकल अप्रोच। हम यहाँ पे फंस जाते हैं, हम एक पार्ट से पढ़ते हैं। अब देखिएगा मैं इसको वर्ल्ड हिस्ट्री में कैसे लेके जाऊँ। बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं कि सर वर्ल्ड हिस्ट्री को अलग पढ़ना है क्या? और आपको याद होगा कि आजकल यूपीएससी इन 2020 में प्री में भी सवाल पूछा था कि कार्ल मार्क्स और गांधी जी के बारे में बताइए, वो सोसाइटी के बारे में क्या बोलते हैं। सो इसका मतलब आप क्लियर बात यह है कि अब आप वर्ल्ड हिस्ट्री को स्किप नहीं कर सकते, और यह पॉसिबल भी नहीं है।
वो भी बताऊंगा क्यों। क्योंकि बहुत सारे बार मैंने ये भी बच्चों को कहा है कि पहले वर्ल्ड हिस्ट्री एक बार पढ़ लो, क्योंकि कुछ चीज़ें पहले वहाँ पे हुई और उसके बाद हमारे इंडिया में हुई। अब इसकी एग्जाम्पल ले लो। क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 सोशलिज्म इन रशिया। रशिया में सोशलिज्म आ जाता है और आपको पता है कि लेनिन जो है एक पार्टी बना देंगे, बोल्शेविक पार्टी, और उसके बाद एक मेंशेविक पार्टी भी आएगी, उनके क्लैशेस होना स्टार्ट होंगे। 1920, 21 एंड 2023 आप याद करिएगा कि पीटी जवाहरलाल नेहरू या 1929 को, जिन्होंने एक बहुत ही बड़ा सा एक सेशन किया था जिसको हम लाहौर सेशन कहते हैं, जहां से हमने पूर्ण स्वराज यानी कि फुल इंडिपेंडेंस की बात की थी। उस समय वो इधर जाएंगे और कहेंगे कि मुझे बताओ व्हाट इज सोशलिज्म। इवन दो इंडिया में अगर हम डायनेस्टीज की बात करते हैं, पीछे एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं, सोशलिज्म का कंसेप्ट इंडिया में पहले भी था, लेकिन ये थोड़ा सा सोशलिज्म डिफरेंट टाइप का है। इसमें 3 क्लासेस क्रिएट करवाई गई थी। इट इज क्लियरली मेंशन इन द क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 दैट द फर्स्ट क्लास इज नोन एज द रेडिकल क्लास, द सेकंड क्लास is known as a liberal class, and the third and the final class is known as a conservative class. It is clearly mentioned in the class 9th NCERT chapter number 2 where Karl Marx said, like Karl Marx क्या कहते हैं कि अगर किसी सोसाइटी का बिगेस्ट एनिमी कोई है तो वो इंडस्ट्रियलिस्टिक्स हैं, क्योंकि ये लोग आपका पैसा खा जाएंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं। तो अगर रशिया को आगे बढ़ना है तो सोशलिज्म की ओर जाना पड़ेगा। इन हिंदी इट इज कॉल्ड साम्राज्यवाद। आप समाज के लिए क्या करते हैं, और गांधी जी ने यही कंसेप्ट इंडिया में जब इंप्लीमेंट किया सो बहुत सारे लोगों को लगा। इवन अगर आप पढ़ेंगे बुक को, इट इज क्लियरली मेंशन इन द बुक कॉल्ड बिपिन चंद्रा, आपको वहां पे पता चलेगा, क्योंकि मैं अलग अलग कोट इसलिए कर रहा हूं कि कोई चैप्टर आपको बिपिन से जो है बहुत अच्छा लगेगा, कोई चैप्टर स्पेक्ट्रम से भी ठीक लगेगा, बट एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब पूर्ण स्वराज फुल इंडिपेंडेंस की डिमांड की गई तो फिर कहा गया नो, we also need to implement the socialism in India, bring everybody together, let's fight together, because उस समय मुस्लिम्स और हिंदू की यूनिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ ही चुका, थोड़ा नहीं ऑलमोस्ट बहुत हो चुका था। अब 1921 को क्यों यूपीएससी, तो यूपीएससी कहेगा क्या रशियन रेवोल्यूशन का इंपैक्ट मॉडर्न इंडियन यानी कि भारत की फ्रीडम स्ट्रगल पे पड़ा। यह सवाल बन गया है। इन 2019 यूपीएससी मेंस में सवाल पूछा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन का इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ा। अब अगर आप बोलेंगे कि सर ये कहां लिखा है, इट इज क्लियरली मेंशन इन द क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। व्हाट वाज फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑल अबाउट? इट वाज इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीजों के बारे में। इवन इट इज क्लियरली मेंशन इन द क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 दैट लिबर्टी का कंसेप्ट जब आता है तो लोग वहां पे डिमांड करते हैं हमें आजाद करो, बिकॉज उस समय का लुईस 16 ने 3 सोसाइटीज क्रिएट कर दी थी। व्हाट वाज द क्लासेस? First state, second state and third state. The entire France was divided into a 3 part. और नीचे वाली क्लास को बोला जाता था टैक्स पेयर। इट इज क्लियरली मेंशन इन द क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1। आपको वहां पे डायग्राम भी दी गई है। इवन इंशाल्लाह जब हम क्लासेस को आगे स्टार्ट करेंगे, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको समझ भी आ जाएंगी बहुत अच्छे से। मैं आपको एक बात क्लियर बता देता हूँ, अगर आप हिस्ट्री को सिर्फ हिस्ट्री की तरफ से देखते हो तो भाई कुछ नहीं होने वाला। हाँ, अगर आपको ये पढ़ना है तो भाई एनालिटिकल करना पड़ेगा। मेरे कहने पे नहीं हो सकता, ये किसी के, आप 5 ईयर के पेपर उठा के देखो, कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछ रहा है, कुछ भी नहीं। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन उसने इसलिए बताया था क्योंकि मैं भी जानता हूं जब इंडिया आजाद हो रहा था तो क्या हमने सॉन्ग्स नहीं गाए? यस ऑफ कोर्स। क्या हमने फ्लैग्स को नहीं फैलाया? यस ऑफ कोर्स। सेम फ्रांस ने ये किया था। एंड फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ? इट स्टार्टेड इन 1789 टू 1799। It is clearly mentioned in the class 10th NCERT chapter number 1 that sir एक टाइम पीरियड आया था which is known as the age of revolution which started in 1830 to 1848। आप अपनी बुक में चेक करिएगा क्लास 10th NCERT chapter number 1। 1830 to 1848 is known as the age of revolution। हर जगह रेवोल्यूशन हो रहे थे, हर जगह आजादी की डिमांड की जा रही थी। अब याद करिएगा इंडिया उस समय क्या कर रहा था। इंडिया में तो अभी उस समय इंडिपेंडेंस के लिए जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसे कहा जाता है 1850 अभी स्टार्ट भी नहीं हुई थी। तो क्या ये कहा जा सकता है कि सर जब यूरोप के अंदर रेवोल्यूशन हो रहे थे, यस ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए कि उस समय इंडिया के अंदर पीजेंट मूवमेंट्स हो रही थी। अब सवाल यूपीएससी ये कह सकता है कि जब द एज ऑफ रेवोल्यूशन हो रहा था तो इंडिया जो पीजेंट मूवमेंट हो रही थी, क्या उसका कोई इंपैक्ट पड़ा? ऑफ कोर्स। कहां पे है सर, कहां पे लिखा है सर जो आप बता रहे हो? गो थ्रू बाय द बुक ऑफ क्लास 8 एनसीईआरटी। पीजेंट मूवमेंट के बारे में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ने को मिलेगा, ट्राइबल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तभी मैं कहता हूं सोर्स वाज इंपॉर्टेंट। अब देखिए यूरोप एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इज अ पार्ट, एक ही है, आप इसको अलग नहीं कर सकते। अभी हमने क्या देखा है कि बहुत बार
वीडियोज़ आ जाती हैं तो हम लोग, मुझे ऐसा लगता है कि सर सिंपल बता दो सर, स्वराजिस्ट पार्टी क्या थी तो काम हो जाएगा। नहीं होगा मेरे भाई, आपको एनालिटिकल अप्रोच को अपनाना पड़ेगा, यूपीएससी की डिमांड से हिसाब से जाना पड़ेगा। अच्छा सर, आप ये बता रहे हैं 1920 में नहीं, व्हाट हैपेंड इन 1924 जब गांधी जी यहाँ पे थे तो यूरोप में कुछ हो रहा था? ऑफ कोर्स हो रहा था। 1924 रशिया में ही सारा कुछ हो रहा है। आप देखेंगे तो आपको बुक ही बताएगी कि ये जो टाइम पीरियड है ये क्या। तो 1924 में रशिया में पूरा इंटायरली चेंज आ गई थी। लोगों ने ये क्लियर कर दिया था कि अब अगर हमें जीना है तो रशिया को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आप याद करिएगा, इट इज क्लियरली मेंशन इन द क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2, प्लीज ओपन इट। वहां पे आपको एक पता चलेगा, रशियन सोसाइटी 80% ऑफ द पीपल, 80% लोग जो है वो एग्रीकल्चर करते थे, एंड एग्रीकल्चर इज नोन एज द बैकबोन ऑफ द कंट्री। कहां पे लिखा है सर ये? इट इज क्लियरली मेंशन इन द क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 ऑफ द जियो, नॉट हिस्ट्री। जियो में अगर आप पढ़ेंगे, लाइन नंबर 1 लिखता है, एग्रीकल्चर इज नोन एज द बैकबोन ऑफ द इंडिया, बैकबोन ऑफ द कंट्री। अब इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अभी सवाल वही बनाया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च की और कहा कि हम ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे, हम चेक करेंगे कि इंडिया के पास कितनी ज़मीन है। और क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस समय माइग्रेशन जो हुई वो रूरल टू रूरल नहीं हुई है, वो अर्बन से वापस रूरल हो गई, क्योंकि कोविड-19 के कारण लोग घरों की ओर वापस चले गए। अब यही एक अच्छा टाइम है, क्योंकि हमारी अर्बनाइजेशन का इश्यू जो है वो अब रेक्टिफाई हुआ है। बेटर है कि हम लोग उनको वही चीज़ प्रोवाइड करें कि वो शहरों की ओर ना आए, क्योंकि हमारी ऑलरेडी पॉपुलेशन जो है आफ्टर 1.5 सेकेंड एक बच्चा पैदा होता है। सो आप सोच लें, जब से मैं क्लास ले रहा हूं तो क्या हाल हुआ, और कौन से थे जिनके थ्रू हम लोग, इंडिया पहली कंट्री है जिसने पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई, लेकिन हम फेल हो गए। इसके ऊपर भी यूपीएससी सवाल कर ही चुका है। अगर हमें इसको पढ़ना होगा सर, हम कहां से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये इंडियन सोसाइटी का पार्ट है, तो माल्थस की थ्योरी पढ़ लें आप, जिसमें प्रिवेंटिव और पॉजिटिव चेक की वो बात करता है, एंड प्लस उसमें वो यही बताता है कि रिसोर्सेज आपके कैसे बढ़ रहे हैं। रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं 1, 2, 3, 4, और पॉपुलेशन 2, 4, 16, 18 और 64, सो ऑन सो ऑन। और यही वजह है कि पॉपुलेशन की वजह से आज हमारे पास इतनी प्रॉब्लम है। ये किसका पार्ट है? दैट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, बट इट इज ऑल्सो लिंक्ड विद द हिस्ट्री एज वेल। और इसी पॉपुलेशन का इम्पैक्ट आपकी इकोनॉमी में पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज कम होंगे, डिमांड ज़्यादा है, लेकिन हम उनको पूरा नहीं कर पा रहे, तो फिर जीडीपी की बात आ जाएगी। अगर आप सब जीडीपी की बात आती है तो कैसे ठीक किया जाएगा? ये ठीक किया जाएगा जियोग्राफी से। कैसे सर? जब आप अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करोगे। सर रिसोर्सेज का कहाँ लिखा है? इट इज क्लियरली मेंशन इन द क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 ऑफ द जियो अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज, चैप्टर नंबर 2 ऑफ द फॉरेस्ट, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। चैप्टर नंबर 3 में अगर आप पढ़ेंगे तो क्लाइमेट, अभी आप देखें थनबर्ग को जो है अवार्ड दिया गया और उनके ऊपर जो बुक लॉन्च की गई, आई होप आपने देखा होगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली अभी जो है, जो जस्ट ये क्लास देने से पहले, कि इस बार जो मीटिंग होने वाली है क्लाइमेट के ऊपर, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से ये कहा है कि हम लोग आपके साथ चलना चाहते हैं और क्लाइमेट के ऊपर हम बात करें, बहुत, जो कि बहुत अच्छी बात है कि इंडिया की भी एक नीड है। ये इंडिया की नीड नहीं, इंटायरली अब पूरे यूरोप की नीड है। और इवन गांधी जी ने भी इन्वायरमेंट के बारे में पहले ही बताया था। स्वच्छ भारत इज अ पार्ट ऑफ गांधीयन फिलॉसफी, जो हमने इम्प्लीमेंट किया। देन व्हाट हैपेंड इन सर 1926 की अगर हम बात करें तो चले जाइएगा आप पीछे, तो आपको याद आएगा सर, आप उस समय की बात कर रहे हैं जब बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी थी। अमेरिका की ज़रा बात कर लें, इस समय अमेरिका इज़ इम्पॉर्टेंट। अमेरिका में इस समय बहुत डेवलपमेंट हो रही थी। क्यों? इसका रीज़न बता देता हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में होता है, 1918 में ख़त्म हो जाता है। 1914 टू 1918, और उसके बाद आप टाइम पीरियड देखें तो 26 दिखा रहा है ना। तो इस बीच में क्या हुआ था कि ब्रिटेन की इकोनॉमी बहुत डिक्लाइन हो चुकी थी, क्योंकि वॉर में 4 साल तक वो लड़ते रहे। तो सर फिर क्या हुआ? सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, यहाँ अमेरिका थोड़ा बॉस बनेगा, और अचानक से 1926 के बाद एक टर्निंग पॉइंट आएगा सर, 1929 सर। ये चीज़ें आप अक्सर क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, आपको लगता है कि हमारा पार्ट तो है ही नहीं है। अब ये रिलेट करेगा विद द वर्ल्ड हिस्ट्री, आपको याद होगा, it is clearly mentioned in the class 10th NCERT chapter number 4, the age of global world. It is clearly mentioned in the chapter number of 5 class 10th NCERT, the age of industrialization, कि सर जब इकोनॉमिक डिप्रेशन पीरियड आया था, इंडिया में भी उस समय बहुत इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपैक्ट जर्मनी को पड़ा था, क्योंकि जर्मनी वर्ल्ड वॉर में हार चुका था। और याद है वेमियर रिपब्लिकन पार्टी, इट इज क्लियरली मेंशन इन द क्लास 9th NCERT चैप्टर नंबर 2,
फिर मुझे याद आता है कि अमेरिकन का जो इम्पैक्ट पड़ा, क्या इंडिया पे उसका कोई इम्पैक्ट पड़ा? ऑफ कोर्स। इन 1929 इंडिया बहुत प्रॉब्लम में आ चुका था, क्योंकि ब्रिटेन हमें पुश कर रहा था कि उसको, क्योंकि अमेरिका को पैसे लौटाने थे, वो हमारे रिसोर्सेज को लूटता रहा, और गांधी ने डिसाइड कर लिया कि अब वक्त आ चुका है कि हमें कोई स्टेप उठाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई 1929 पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब हम आपके साथ नहीं रह सकते। स्टिल गांधी जी ने एक बार एडवाइस करके बोल दिया कि मैं नहीं चाहता हूं कि कोई मूवमेंट करूं, अगर आप चाहते हो मेरे से बात करना। उस समय आपको याद है कि जो वाइसराय थे वो कौन थे? दैट वाइसराय इज नोन एज लॉर्ड इरविन। और गांधी जी ने कहा था कि अगर आपने मेरी 11 डिमांड नहीं मानी, 11 डिमांड पढ़ लीजिएगा, क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अगर डिमांड पूरी नहीं हुई तो याद रखना मेरी एक मूवमेंट आने वाली है। और इरविन ने उसको छोड़ दिया, एंड देन गांधी स्टार्टेड इन 12 मार्च 1930, दैट इज नोन एज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बट आपको याद है क्या सिविल डिसोबीडियंस, कल यूपीएससी आपसे पूछ सकता है, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड इकोनॉमिक डिप्रेशन पीरियड जो अमेरिका में? आप बोलोगे सर अमेरिका में इकोनॉमिक डिप्रेशन पीरियड हुआ, गांधी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर रहा है, ये कौन सी रिलेशन हुई सर? बेटा ये हमारी रिलेशन नहीं है, ये यूपीएससी क्रिएट करेगा, और इसको कहते हैं एनालिटिकल लॉजिक। हर चीज के पीछे कोई लॉजिक है। मुझे उम्मीद है कि आप समझे होंगे कि बेसिकली जो इसमें डिमांड की बात है, मेरा मेन मकसद ये था, आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी, बट इस वीडियो के थ्रू आप लोग एक चीज़ जान लीजिए, ट्राई एंड गो एंड सर्च www.upsc पे जाके, यूपीएससी की वेबसाइट पे आप जाएंगे, upsc.in पे जाएं, तो आपको वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिख जाएंगे। हम यूपीएससी के लिए तैयार हो रहे हैं, सिविल सर्विस के लिए तैयार हुए, तो आईएएस के एग्जाम में एनालिटिकल अप्रोच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली इन हिस्ट्री बट इंटायरली। बट हिस्ट्री में मेथड थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। सो आप क्या करेंगे, इस वीडियो के बाद आप जाएंगे और सर्च करेंगे, और फिर इस वीडियो के लिंक के नीचे लिखेंगे यस ऑफ कोर्स सर ये सवाल इस तरीके से बन रहा है। लेकिन अब आप बोलेंगे सर एनालिटिकल अप्रोच एक दिन में नहीं आएगी, तो कैसे बनती है? फॉर दैट द बेस्ट वे इज गो एंड रीड द एनसीईआरटी प्रॉपरली। रीड द एनसीईआरटी मीन्स थॉरली रीड। इन फर्स्ट अटेम्प्ट में आप पढ़े, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ट्रस्ट मी। इन द सेकंड अटेम्प्ट मेक अ माइंड मैप। आप देख रहे होंगे जैसे मैं चैप्टर नंबर बोल रहा हूँ, तो ये माइंड मैप के थ्रू बोल रहा हूँ। आप भी अगर ऐसे करेंगे तो कल आप एग्जाम के थ्रू आपको पेज नंबर तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये याद करने का एक ढंग होता है कि हम ऑथेंटिक सोर्सेज दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। सो सफ़र बहुत अच्छा होने वाला है, और अन अकेडमी में जुड़ा हूँ तो उम्मीद है कि आपके साथ एक लॉन्ग रन पे चलेंगे, और इस हिस्ट्री के इस पूरे जो कवरेज है इसको हम कवर करेंगे। एक प्रॉपर वीडियोस की तरह लाइव जुड़ूंगा आपके साथ। हम कोशिश करेंगे कि इस हिस्ट्री को एक ऐसे वे में लेके जाएं कि ताकि जो हमारा सबसे ज़्यादा वेटेज है, ये याद रखिएगा, अगर आपका हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है तो बेटा समझ लेना कि जियो, इकोनॉमी और बाकी की चीज़ें बड़ी ईजी हो जाएंगी, क्योंकि हर एक चीज़ आपकी पास्ट से स्टार्ट होती है, वो प्रेजेंट में आएगी और उसी पे फ्यूचर क्रिएट किया जाएगा। अगर इस बात को मैं कोर्ट में भी ले जाऊं तो आपको समझ में आएगा कि क्लास 8 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 में एक जेम्स मिल बंदा था। व्हाट ही सेड, लाइक इफ इंडिया वांट्स टू डेवलप, इंडिया अगर आगे बढ़ना चाहता है तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमारी तरह रहना। तो अगर आप यूपीएससी को आगे ले जाना चाहते हैं और यूपीएससी में परफॉर्म अच्छा करना चाहते हैं, भाई आपको यूपीएससी की तरह ही पढ़ना पड़ेगा। आप हिस्टोरियन बनने नहीं आए हो, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको वो चीज़ें नहीं पढ़नी है। अब पूरा आपने चैप्टर पढ़ लिया लेकिन वो नहीं निकला जो यूपीएससी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, और बेसिकली अन अकेडमी में जुड़ने का मकसद ये था कि एक रीच तक पहुँचने की ज़रूरत है। और मुझे उम्मीद है कि जो बच्चे सीरियस होंगे उनको पता चल गया होगा इस छोटे से वीडियो में कि सुहेल सर क्या कहना चाहते हैं। मेरी यूएसपी भी यही है कि मैं चाहता हूँ कि एक बच्चा खुद पढ़े। एक अच्छा टीचर वो होता है जो बच्चे के अंदर सवाल डाल के जाए। आज ये जो वीडियो है ना, ये अधूरी है, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन मार्क, कि सर ने जो बात बोली क्या वो सही है कि नहीं है। अब आपको रिसर्च करना पड़ेगा। नो स्पून फीडिंग। डू रिमेंबर, आप आईएएस ऑफिसर बनने जा रहे हो, आपको कल हर चीज़ का डिसीजन लेना पड़ेगा और खुद लेना पड़ेगा। और एक अच्छा टीचर वो होता है जो बच्चे के अंदर क्वेश्चन जगा दे। इट इज़ क्लियरली मेंशन इन द क्लास 6 एनसीईआरटी। एंशिएंट हिस्ट्री में क्या था, जब हम बदले हैं ना बेटा, तो न्यू थॉट प्रोसेस है, न्यू क्वेश्चन आए थे। याद करिएगा, आपने एंशिएंट हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। क्यों आए थे वो सवाल?
वो सवाल आज आपको देना पड़ेगा कि सर अब मैं जब पढ़ रहा हूँ और आंसर राइटिंग कर रहा हूँ तो मैं खुद ही एनालिटिकल कर रहा हूँ, ये ना होता तो ये हो जाता, ये अगर हुआ तो ये क्यों नहीं हुआ, इस तरीके से। इसीलिए कहा जाता है हाउ, व्हेन, वेयर एंड व्हाई, इन क्वेश्चंस को बहुत इंपॉर्टेंटली देखना चाहिए। ये सारी चीज़ें वक्त के साथ आएंगी, एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है, बट उम्मीद करता हूँ कि आप अगर रेगुलर अपनी प्रिपरेशन करते रहेंगे, एक बार आपने डेडिकेशन और पैशन बना लिया तो ज़रूर। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा एंड इंशाल्लाह आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि हर दिन आपके साथ लाइव जुड़ूँ और इसी तरीके की जो क्वालिटीज़ है आपके अंदर डेवलप हों। मुझे कोई हिस्टोरियन नहीं बनाना है, बट हाँ एक उम्मीद है कि ये पढ़ने के बाद बाकी के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो बहुत ईजी हो जाएँ। क्या सर ऐसा पॉसिबल है? ऑफकोर्स ऐसा पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है सर? तो जुड़े रहिए और हमारे नए चैनल के साथ भी जुड़िएगा इंशाल्लाह। इसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मेरे चैनल की मिल जाएगी। अनअकैडमी के ही चैनल है जहाँ पे मैं आपको पर्टिकुलरली हिस्ट्री एंड बाकी चीज़ों के लिए गाइड करूँगा। एक कोर्स की तरह लॉन्च भी करेंगे। आपके प्यार और सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ज़रूरत ये है कि क्या आप लोगों को मेरे थ्रू क्या और वीडियो चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि सारा एनालिटिकल प्रोसेस में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को देखें, सर क्या आप एंशिएंट हिस्ट्री को एनालिटिकल पर्सपेक्टिव में पढ़ा सकते हैं? जी हाँ पढ़ा सकते हैं। और क्या यूपीएससी की डिमांड है? जी हाँ। आपको याद होगा कि यूपीएससी ने यही सवाल पूछा था आपसे कि क्या आपको लगता है कि स्वामी विवेकानंद, पुरानी बात एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, रिफॉर्मर माने जाते हैं? क्या आपको लगता है कि सर आज राजा राम मोहन राय, क्या आपको लगता है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर, कि अगर उनके थॉट्स को आज यूज किया जाए तो क्या इंडिया की सोशल इश्यूज को खत्म किया जा सकता है? ऑफ कोर्स, क्योंकि उन्होंने पीस की बात की थी, नो डिस्क्रिमिनेशन। किस चीज की बात की? उन्होंने कहा कि अर्ली मैरिज नहीं होनी चाहिए। आपको याद है कि कोविड-19 में सबसे ज्यादा अर्ली मैरिज राजस्थान में हुए। क्या उनको वापस रिवाइव करने की जरूरत है? ऑफ कोर्स। सो क्या ये एनालिटिकल है? ऑफ कोर्स है। सो इसीलिए इस चीज़ को पाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक चीज़ याद रखिएगा। आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और कोशिश करूँगा कि इसी तरीके से, मैं तो यहाँ बीच में से स्टार्ट किया था, इट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन क्लास टू इंटरेक्ट विद यू। आई होप आपको पसंद भी आया होगा। उम्मीद करूँगा इसी तरीके से कंटिन्यूसली आपसे मिलता रहूँ। मेरा ये होगा कि मैं पर डे आपके साथ 2 क्लासेस लाइव ले लूँ। ये क्लासेस यूट्यूब पे भी चलेंगी और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे भी चलेंगी, जहाँ पे आप जुड़ेंगे। आपको सिंपली सर्च करना है सुहेल तुर्की और मुझे उम्मीद है कि एक बार जब आप जुड़ेंगे तो डेफिनेटली आपको हिस्ट्री बहुत इजी लगेगी। अगर आप पहले भी पढ़ चुके हो, डेफिनेटली उसमें ऐड ऑन हो सकता है, या आप कुछ चीज़ें मुझे समझाएंगे, उसको और बेटर वे में कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस। वीडियो को ज़रूर शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके अंदर वो एनालिटिकल अप्रोच जागी। बाय बाय।